वेलकम टू कार्व एकेडमी। और आज की क्लास में क्लास 7वीं का गणित प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले सारे प्रश्नावली को हमने सॉल्व कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर सारे पीछे का प्रश्नावली मिल जाएगा। ठीक है, और आगे का भी प्रश्नावली मिलते जाएगा, प्लेलिस्ट आप लोग चेक करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.1 को। और 4.1 बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बहुत ही आसान है। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो सरल समीकरण जो हमारा चैप्टर 4 है यानी अध्याय 4 है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका प्रश्न कहा है कि निम्नलिखित का मतलब नीचे दिया गया है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। मतलब क्रम संख्या, मतलब 11 तक दिया है, ये समीकरण दिया है, ये चर मान दिया है। आपको जो एक खाली स्थान है ना, इसी को पूरा करना है। ये बोला है कि बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं, आपको ये बताना है। आप कैसे बताओगे कि ये सही है, मतलब हाँ या ना में आपको आंसर देना है। समझ गए? हाँ या ना में आपको आंसर देना है। यदि सही होगा, यदि इस समीकरण को सॉल्व कर देंगे और x का वैल्यू 3 आएगा तो समझेंगे यहाँ पर हाँ। यदि ये गलत आ रहा होगा लिखेंगे नहीं। बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम रफ पेज पर चलते हैं। और रफ पेज पर आपको लिखा गया है, तो रफ पेज पर क्या है देखो, x + 3 = 0 है ना। तो x + 3 = 0 है। यदि मैं x का इक्वल टू करता हूँ, ये प्लस बराबर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आपको मैंने एक बात बताया था कि माइनस रहता है इक्वल के साइड जाएगा प्लस होगा, जब प्लस रहता है इक्वल के साइड जाएगा माइनस होता है। याद है ना? तो देखो x + 3 = 0 हमारा ये क्वेश्चन मिला है। तो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ, हल करता हूँ, तो x को x ही रखेंगे बराबर में। ये प्लस है, बराबर के साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, यानी x का मान हमारा क्या आ रहा है -3। क्या है? -3। तो देखो तो यहाँ पर 3 दिया है, यानी ये गलत लिखा है ना, गलत बनाया है, तो लिखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं। हाँ ना में आंसर देना है। अब यहाँ x + 3 = 0, जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो हमारा आंसर -3 आया है, और ये बोल रहा है कि x = 0 आ रहा है, बिल्कुल गलत है, बोलेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ भी x + 3 = 0 है और x का मान -3 आया है। ये देखो जब मैंने सॉल्व किया है तो -3 ही तो आया है, ये सही है, तो लिखेंगे हाँ। ऐसे आपको आंसर देना है। अब देखो अगला है x - 7 = 1। तो पहले इसको सॉल्व कर कर चेक करेंगे क्या 7 आएगा या नहीं आएगा। x - 7 बराबर क्या है 1 है। तो देखो तो x के बराबर करेंगे, बराबर में 1 है, ये माइनस है प्लस हो जाएगा ना, जब माइनस में रहता है बराबर के साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x का मान क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, चेक करो तो x - 7 = 1 है, तो सॉल्व करके x = 7 लाया है, बिल्कुल गलत लाया है, तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद x - 7 = 1 है, तो देखो x = 8 लाया है। देखो ना, x - 7 बराबर जब 1 था तो हमने x का मान क्या लाया है 8, ये सही है, तो लिखेंगे हाँ। ठीक है, अब अगला देखो 5x = 25 है, यानी 5x = 25 है। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर करेंगे, क्या है 25 है, x में 5 क्या कर रहा है गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, 5 25, 5 बार में कट गया, यानी x का जो मान आया वो हमारा 5 आ गया। x का मान क्या आ गया 5। तो देखो तो जब इसको सॉल्व किया है तो x का मान ने 0 लाया है, बिल्कुल गलत लाया है, तो लिखेंगे नहीं, सही नहीं है। 5x = 25 सेम प्रश्न है और x = 5 लाया है, ये सही है, बोलेंगे हाँ। यहाँ देखो 5x = 25 है, वही प्रश्न है और x का मान ने -5 लाया है, बिल्कुल गलत है, तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखिए m/3 यानी m/3 = 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। m/3 = 2। अब आपको पता है कि जो भाग करता है बराबर में जाएगा तो गुना करेगा,
एम बराबर क्या होगा 3 दूनी 6, एम का मान क्या आ गया 6 आ गया। अब चेक करो यहाँ पर एम बराबर -6 दिया है, बिल्कुल गलत लिखा है तो लिखेंगे नहीं। यहाँ पर एम बराबर देखो सेम क्वेश्चन है और एम बराबर 0 लाया है, ये भी नहीं। लेकिन देखो m/3 बराबर 2 सेम क्वेश्चन है और m का मान 6 लाया है ना, हम लोग भी तो 6 ही लाए थे, ये सही है, लिखेंगे हाँ। देखो हमारा प्रश्न पहला कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हुआ भाई, एक हम क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसको चेक कर लिया, बहुत ही आसान है। बस आपको ये चीज़ याद होना हमेशा ज़रूरी है, जब माइनस रहता है बराबर के साइड जाएगा तो प्लस, जब प्लस रहता है बराबर के साइड जाएगा तो माइनस। समझ गए, याद रहेगा ना, बहुत ही आसान है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठिन है आपको समझ में बात नहीं आ रही है, ऐसा भी इतना खतरनाक चीज़ नहीं है, ठीक है ना, बहुत इजी है। चलिए प्रश्न संख्या अब 2 को देखेंगे। 2 क्या है हमारा प्रश्न, आइए रीड करिए। प्रश्न है कि जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरण को हल है या नहीं है। ठीक है, देखिए प्रश्न 2 है कि जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरण का हल है या नहीं है। आइए अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हल करके चेक करेंगे। ओके, पहला है दूसरा का ए नंबर कि n+5 बराबर 19 और n का मान 1 दिया है, n का मान 1 दिया है, तो मैं इसको सॉल्व करके चेक करता हूँ क्या दोनों बराबर होगा या नहीं होगा। यदि बराबर होगा तो लिखेंगे समीकरण का हल है, यदि बराबर नहीं होगा तो समीकरण का हल नहीं है। कहने का मतलब है कि ये है LHS और ये है RHS, दोनों बराबर होगा तो बोलेंगे समीकरण का हल है, यदि बराबर नहीं होगा तो समीकरण का हल नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया बात। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। n+5 बराबर 19 क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट n बराबर 1, पुट n बराबर 1 का मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ n है 1 रख देंगे जो दिया है हमें, तो ये हो जाएगा n का मान 1 + 5 बराबर 19, यहाँ से 5 और 1 6 हो गया बराबर 19। देखो दोनों बराबर है नहीं है, तो फिर इसको मैं क्या बोलूँगा, समीकरण का हल नहीं है। इसे लिखेंगे समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ए नंबर कंप्लीट हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो अब इसका बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है कि 7n+5 बराबर में क्या है, अपने अपने किताब में देखो 19 और n का मान क्या दिया है -2। ये प्रश्न है, अब इसको सॉल्व करो। बहुत आसान है, तो बस ध्यान से आपको बनाना होगा। ठीक है, सबसे पहले जो प्रश्न दिया रहता है उसको लिखेंगे 7n+5 बराबर 19। अब n बराबर क्या दिया है -2, अब -2 क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, -2 को पुट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पुट n बराबर -2, जहाँ जहाँ n है हम -2 रखेंगे, ये 7n है तो 7 गुना -2 + 5 बराबर 19, यहाँ से 7 दूनी -14 अब +5 बराबर 19। अब यहाँ देखो 14 में से 5 को घटाएंगे क्या आएगा -9 बराबर ये 19। अब देखो तो दोनों बराबर होगा नहीं होगा, जब बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है, ये बात हम लिख देंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब सी नंबर देखते हैं, अपने अपने किताब से लिखिए क्वेश्चन। सी नंबर क्वेश्चन है कि 7n+5 बराबर क्या है 19 है ना, 19 है,
और n का मान हमें 2 दिया है। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले लिखूँगा सॉल्यूशन, और जो क्वेश्चन गिवन रहता है उसको मैं पहले लिख लूँगा। 7n + 5 = 19। यहाँ देखो पुट करेंगे n का मान 2, पुट n = 2। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा n है वहाँ क्या रखने वाले हैं, 2। तो यहाँ से 7 × 2 + 5 = 19। ठीक है, 7 दूनी कितना होगा, 14 + 5 = 19। अब यहाँ देखो 14 और 5 को जोड़ देंगे तो तुम्हारा मिलेगा भाई 19, और यहाँ पर भी 19। यानी LHS और RHS इक्वल है। जब इक्वल होगा तो क्या लिखना होगा हमें, समीकरण का हल है। जब अनइक्वल होगा तो हल नहीं होगा, समीकरण का हल है। ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया सबको। चलो अभी तो सी हुआ, अब डी देखते हैं। डी क्वेश्चन क्या है, डी क्वेश्चन अपना लिखो। डी है कि 4p - 3 = 13 और p का मान रखना है हमें 1। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन गिवन है उसको लिखेंगे। 4p - 3 = 13, पुट कर देंगे p का मान, पुट p = 1। जहाँ जहाँ p है वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, रखो। 4 × 1 - 3 = 13। यहाँ से 4 - 3 = 13 हो गया। 4 में से 3 जाएगा, क्या आएगा, 1 = 13। ठीक है, अब देखो दोनों हमारा इक्वल तो है नहीं, इक्वल तो नहीं है ना, तो क्या बोलेंगे, यह समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है, ये बात लिख देंगे। अब चलो डी कंप्लीट हो गया। ई देखेंगे। इक्वेशन क्या है आपका, 4p - 3 = 13 और p का जो मान रखना है -4 रखना है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया रहता है उसको लिखेंगे। 4p - 3 = 13, पुट कर देंगे p का मान, पुट p = -4। यहाँ से 4 × p का मान -4 और -3 = 13। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 और देखो 4 और 4 को गुना करेंगे 16, और ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा, -3 = 13। अब यहाँ देखो 16 और -3 जोड़ेंगे तो -19 हो जाएगा, बराबर 13। दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ, तो लिखेंगे यह समीकरण का हल नहीं है, यह समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब चलो ई कंप्लीट हो गया। अब एफ देखो, एफ क्या है, 4p - 3 = 13 और p का मान 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। 4p - 3 = 13, तो यहाँ पुट कर देंगे, पुट p = 0। जहाँ जहाँ 0 है ना रख देंगे, तो 4 × 0 - 3 = 13। अब देखो 4 और 0 करेंगे, 0 - 3 = 13। 0 में से -3 जाएगा, -3 = 13। दोनों बराबर है, नहीं है, लिखेंगे यह समीकरण का हल नहीं है, हल
नहीं है। ये हमारा आंसर। समझ गए? कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? देखो बहुत ही आसान है, बहुत आसान, बस आपको ध्यान से बनाना होगा। ऐसे बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। अब चलो प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 देखो, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये देखिए मेथड बहुत ही आसान है, दिखने में बहुत कठिन लगता है, बस आपको समझना होगा। ये बोला है कि भूल विधि से प्रयत्न कीजिए और भूल विधि से इसको हल करना है आपको। अब कैसे करिएगा, बात तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। पहले अपने किताब में प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि क्या बोला है। भूल विधि मतलब आप भूल भूल कर किसको बनाइए। क्या बोलेगा क्वेश्चन कि भूल भूल करके बनाइए। अब भूल कर भाई कैसे बनाएंगे, हमको तो सही बनाना आता है, तो फिर भूल कर क्यों बनाएंगे। क्वेश्चन का मतलब है कि आप भूल करके बनाइए, मतलब गलती कर करके लास्ट में सही कर दीजिए, ये क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है। आपसे ये बोला गया है कि P का मान ऐसा रखिए कि जो दोनों बराबर हो जाए। तो आप गलत भी रख कर चेक करिए, लास्ट में कुछ न कुछ सही का तो बात पता लग ही जाएगा कि क्या रखने पर ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो उसी को भूल विधि बोलते हैं। आइए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। बहुत ही आसान है, ध्यान से बनाइएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर पुट करेंगे। पुट P का मान जो मन करे सो आप पुट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जो मैं पुट करने वाला हूँ वहीं आप भी करिएगा। आपके मन में जो आएगा वो कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसमें -3 पुट कर देता हूँ। -3 पुट करके देखता हूँ कि शायद दोनों बराबर हो जाए। चलिए जहाँ जहाँ P है ना -3 रखते जाएंगे। 5 × -3 +2 बराबर ये 17, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, 5 को -3 से गुना करेंगे -15 अब +2 बराबर 17। यहाँ से क्या होगा, -15 में से 2 जाएगा -13 बराबर 17। दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, दोनों बराबर नहीं हुआ। तो क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे कि P बराबर -3 पर समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है। जब हो जाएगा तो लिख देंगे कि हल है। अब हम चेक करेंगे, अब -3 रख दिए, अब -2 रख करके चेक करेंगे, शायद हो जाए। लिखेंगे पुट P = -2। जहाँ जहाँ P है अब क्या रखेंगे, -2 रखेंगे ना। तो 5 गुना -2 + 2 बराबर 17। यहाँ से क्या होगा, 5 दूनी -10 और +2 बराबर 17। यहाँ से क्या करेंगे, घटाएंगे -8 आएगा बराबर 17। दोनों बराबर है? नहीं है ना। जब दोनों बराबर नहीं है तो फिर मैं क्या बोलूँगा, अब P बराबर -2 पर समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। समझ में आया? अब क्या करेंगे, P बराबर -1 पर चेक करेंगे, ठीक है। आइए पुट P = -1। अब जहाँ जहाँ P है ना -1 रखेंगे, तो 5 गुना -1 और +2 बराबर 17, ठीक है। यहाँ से 5 और -1 से करेंगे, -5 + 2 बराबर 17। अब ये देखो -5 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, -3 बराबर 17। दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ, तो बराबर नहीं है। तो P = -1 पर समीकरण का
हल नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, अब चलिए -1 पर भी नहीं हुआ तो मैं इसको 0 भी रख करके चेक कर सकता हूँ। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे। ठीक है, कहीं तो कहीं हो जाएगा सही। पुट p इक्वल टू अब 0 रखते हैं तो 5p, p का मान 0 अब +2 बराबर 17। 5 और 0 करेंगे 0 +2 बराबर 17। 0 और 2 जोड़ेंगे 2 अब बराबर 17। दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ। लिखेंगे p बराबर 0 पर समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अभी भी नहीं हुआ, इसको और आगे बढ़ाएंगे। आइए, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए तब तक ये काम हमें करते जाना है। पुट p बराबर अब 1 रखेंगे तो 5 × 1 + 2 बराबर 17। तो 5 × 1 5 अब +2 बराबर 17। 5 और 2 जोड़ेंगे तो ये हमें 7 मिल जाएगा बराबर 17। अभी बराबर नहीं बना तो लिखेंगे p बराबर 1 पर समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आगे चेक करेंगे। पुट p बराबर 2 तो 5 गुना p का मान 2 अब +2 बराबर 17। यहाँ से 5 दूनी 10 अब +2 बराबर 17। 10 और 2 12 बराबर 17। दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे p बराबर 2 पर समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। अब चलिए अगेन चेक करते हैं। पुट p इक्वल टू 3, जहाँ जहाँ p है वहाँ रखेंगे 3 + 2 बराबर 17। 5 × 15 अब +2 बराबर 17। 15 × 2 17, 17 बराबर 17। दोनों बराबर हो गया ना तो लिखेंगे p बराबर 3 पर समीकरण का हल है। हो गया, यही हमें चाहिए था। तो इसी को बोलते हैं भूल विधि। भूल करके इसको क्या करना है, बनाना है हमें। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए, लॉन्ग तो है लेकिन आसान है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें इसमें 2 प्रश्न है, ठीक है। अपने अपने किताब में देखते रहिए प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, देखिए 3m - 14 बराबर 4 है, ये प्रश्न है। अब इसको भी आपको भूल विधि से बनाना है प्रश्न को। है तो बहुत आसान, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, ठीक है। हाँ, थोड़ा देर लगेगा लेकिन पेशेंस बनाए रखो, बन तो जाएगा। क्या रखें सोचो, आपको जो मन में आ रहा होगा आप वो सोच सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ आप भी वही सोचिएगा। मेरा मन है कि हम क्या करते हैं ना कि m बराबर पुट करते हैं। पुट m बराबर -2 पर शायद हो जाए, चेक कर लेते हैं। इस समीकरण में बार बार -2 रखते जाएंगे। 3 का 3, m का मान -2 दे दिया, -14 बराबर 4 हो गया। यहाँ से 3 दूना -6 और ये -14 बराबर कितना हो जाएगा, 4। दोनों बराबर होगा? नहीं होगा भाई। जब नहीं होगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। -6 और 14 20 हो जाएगा, 20 बराबर 4। अभी तक ये नहीं हुआ, और आगे बढ़ाएंगे।
पुट करेंगे इस बार 1, m बराबर -1, तो ये हो जाएगा 3 गुना -1 और -14 बराबर 4। ये होगा -3 और -14 बराबर 4। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे, -14 और 3, ये हो जाएगा 14 14 17, 17 बराबर 4। दोनों बराबर है नहीं है। और इस बात को लिखेंगे कि m इक्वल टू -2 पर समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल, इस बात को लिखते चलेंगे, नहीं है। ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे m बराबर -1 पर समीकरण का हल नहीं है। इस बात को हम लोग लिखते हुए चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब चलिए m बराबर, अब 0 रखकर चेक करते हैं। पुट m बराबर 0, तो क्या होगा, 3 गुना जहाँ m है 0 -14 बराबर 4। यहाँ से हो जाएगा 0 -14 बराबर 4। यहाँ से -14 बराबर 4 हो गया। दोनों बराबर है नहीं है, तो लिखेंगे m बराबर 0 पर समीकरण का हल नहीं है। आगे चेक करेंगे, पुट m बराबर 1 पर, तो 3 गुना 1 और -14 बराबर 4। यहाँ से क्या करते हैं, 3 -14 बराबर 4 घटा देंगे तो मेरे को मिलेगा -11 बराबर 4। तो m बराबर 1 पर समीकरण का हल नहीं है। हो गया। अब 2 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, आइए, पुट मतलब रखना होता है। पुट m बराबर 2, तो हो जाएगा 3 गुना 2 -14 बराबर 4, यही था ना। अब चलो 3 दूना 6 -14 बराबर 4 घटा देंगे तो -8 बराबर 4 हो गया। दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे m बराबर 2 पर, m बराबर 2 पर समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब पुट करेंगे 3, पुट m बराबर 3, 3 गुना 3 -14 बराबर 4। यहाँ से तितरी का 9 -14 बराबर 4। 9 में से 14 जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा 5, 5 ही आएगा ना, 5 बराबर 4। ये भी नहीं हुआ, तो लिखेंगे m बराबर 3 पर समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगेन चेक करेंगे, पुट m बराबर 4, तो क्या हो जाएगा, 3 का 3, m का मान 4 रखेंगे, -4 बराबर 4। यहाँ से 4 × 12 -14 बराबर 4। यहाँ से क्या हो जाएगा, -2, अच्छा यहाँ पर -5 होगा, -2 बराबर 4। ये भी बराबर नहीं हुआ,
तो लिखेंगे m बराबर 4 पर समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे पुट m बराबर 5, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 14 बराबर 4। ये कितना हो जाएगा, ये होगा 5 तिहाई 15, 15 माइनस 14 बराबर 4। यहाँ से 15 में से 1 जाएगा 14 जाएगा, 1 बराबर 4, ये भी बराबर नहीं हुआ। लिखेंगे m बराबर 5 पर समीकरण का हल नहीं है। अब कब मिलेगा भाई, आगे चेक करते हैं। पुट m बराबर 6, तो हो जाएगा पुट हो गया ना, तो 3 का 3 m का मान 6 माइनस 14 बराबर 4, तो ये हो जाएगा 36 18 माइनस 14 बराबर में 4। यहाँ से 4 बराबर 4 देखो हो गया। लिखेंगे m बराबर 6 पर समीकरण का हल है। तो देखो हमारा m बराबर 6 पर क्या हुआ, दोनों बराबर हो गया। इसी को हम लोग भूल विधि से सॉल्व करना कहते हैं। है बहुत आसान, यदि ध्यान से बनाओगे तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 4 देखिए। 4 क्या है, 4 प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। समीकरण आपको देना है, इनके लिए क्या करना है, समीकरण। कैसे समीकरण बनाएंगे भाई, पहले से आप जो प्रश्न बनाए हैं ना, ये वाला, ये देखो समीकरण के रूप में दिया है, वैसे ही आपको हिंदी में लिखा है और इसको समीकरण बनाना है। क्या बोला है, संख्याओं x और 4 का योग 9 है। मतलब एक संख्या x है और एक 4 है, इन दोनों का क्या बोला है, योग। योग मतलब जोड़। अब बराबर मतलब इसका जो कितना दिया है, योग 9 दिया है। समझ गए, इन दोनों संख्या का योग क्या दिया है, 9। दोनों को जोड़ देंगे, बराबर में 9 कर देंगे, हो गया। बोला है कि y में से मतलब घटाना होता है, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। y में से क्या करना है, आपको 2 घटाना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा y में से 2 घटाइए, क्या मिला, प्राप्त मतलब 8 मिला है, तो बराबर में 8 कर देंगे। a का 10 गुना 70 है, a का 10 गुना 70 है, a का 10 गुना मतलब 10a हो जाएगा। 10a कितना है, 70 है, तो 70। संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। संख्या b है, इसमें 5 से भाग दे दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, हो गया। t का 3/4 मतलब t का 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4, और किसका, t का, तो इसमें t से गुना कर देंगे। क्या मिला है, 15 है, तो 15। इसको आप लिखने जाओगे तो ऐसे लिख सकते हो, 3t/4 बराबर 15। m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। m का 7 गुना यानी 7m, योगफल क्या इसमें 7, क्या दे रहा है आपको, 77। ये हो गया, जो बोला, जो यहाँ पर लिखा है ना, वही काम हमको करते जाना है। एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। मतलब यहाँ पर क्या बोला, एक संख्या x की चौथाई, किसका चौथाई, x का चौथाई बोला है, तो x/4। अब ऋण क्या दिया है, ऋण 4 दिया है, ऋण क्या दिया है, 4 दिया है। देखो ऋण आपको 4, ऋण मतलब माइनस क्या दिया है यहाँ पर, 2। समझ गए, यहाँ पर 4 ही है ना, आपके प्रश्न में ऐसा तो नहीं 2 है, देख लेना। अब चलो अगला है, यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। 6 मतलब आप y के 6 गुना मतलब 6y, उसको 6 घटाना है तो आपको क्या मिलेगा, 60। ये बात बोला है, मैंने लिख दिया। लास्ट है,
यदि आप जेड के 1/3 में 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होता है। जेड के 3/3, 1/3 मतलब Z/3। इसमें क्या जोड़ने की बात किया है भाई? 3, तो 3 जोड़ दो, आपको क्या मिलेगा? 30, तो 30 मिल गया, हो गया। ये हमारा प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो गया। समझ गए? 4 हमारा कंप्लीट। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए ख़त्म। अब 5 नंबर देखेंगे। सारे प्रश्न को मैं पहले से लिख कर रखा हूँ ताकि दिक्कत ना हो आगे। अब ये क्या बोला है? निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। सामान्य कथन का मतलब क्या है भाई? इसको सॉल्व करके आपको लिखना है। नहीं, आप जो प्रश्न संख्या 4 किए हैं ना, अब ठीक उसका उल्टा करना है। देखो, अपने प्रश्न संख्या आपको ऐसे लिखा हुआ था, समीकरण में चेंज करना था। अब समीकरण में दिया है, आपको सामान्य कथनों के रूप में लिखना है। आसान है। देखो, P में 4 क्या किया है? जोड़ा गया है, और क्या मिला आपको? 15। तो लिखेंगे संख्याओं P और 4 का योग क्या है? 15 है। योग 15 है। इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है। चलिए इसका दूसरा देखिए। दूसरा है कि m-7 बराबर 3। ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है? m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है। तीसरा है कि 2m बराबर 7। अब ये देखो, ये m क्या है? m 2 गुना है, 2m मतलब इसको मैं m का 2 गुना 7 है। ठीक है। ये देखो थोड़ा सा गलत हो गया है। 4 नंबर में ये प्रश्न नहीं है। 4 नंबर में आपका प्रश्न है m/5 बराबर 3। ये प्रश्न है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि m में 5 भाग दे रहा है, तो लिखेंगे संख्या m को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। 3 प्राप्त होता है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को? सबको बातें समझ में आ रही है? 5वां देखिए। 5 नंबर है कि 3m/5 बराबर 6। इसको मैं लिख सकता हूँ कि हमारा जो प्रश्न है m का 3 चौथाई नहीं। अच्छा, प्रश्न गलत है क्या? ऐसा तो नहीं, प्रश्न गलत है। प्रश्न गलत है, यहाँ पर 4 है। ठीक है ना, सुधार कर लीजिए अपने अपने किताब में। m का 3 चौथाई 6 है। ठीक है। 6 नंबर है आपका कि 3p + 4 बराबर 25। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि p का 3 गुना और 4 का योगफल 25 प्राप्त होगा। 25 प्राप्त होगा।
और क्या लिख सकता हूँ, 7 नंबर है कि 4p माइनस 2 बराबर 18। जस्ट वही चीज़ है, बस जहाँ जोगफल किया वहाँ घटाना लिख देना है। ठीक है, मैं लिखूँगा कि p का 4 गुना और 2 का घटाव लिखें कि ऋण लिखें, 2 का ऋण मतलब घटाना 18 प्राप्त होगा, ये बात लिख देना है। अब एक लास्ट है 8 नंबर, ये है p/2 प्लस 2 बराबर 8। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यदि p के आधा, p/2 मतलब आधा, p के आधा में 2 जोड़े तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। बस इसी बात को लिख देना है। तो देखो हमारा प्रश्न जो 5 था वो कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? चलो अब 6 देखते हैं। 6 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित स्थितियों को समीकरण बनाना है। इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कच्चे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कच्चे हैं। इरफान के पास 37 कच्चे हैं। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले परमित के पास कितने कच्चे हैं उसको आप x मान लो। माना परमित के पास x कच्चे हैं, तो देखो x कच्चे हैं तो उनके पास 7 गुने मतलब 7 गुने से 7 अधिक कच्चे हैं, मतलब परमित से 7 गुना, परमित x है इसका 7 गुना 7x हो जाएगा, और 7 अधिक है नहीं 5 गुना ना, 5 गुना तो 5x, और 7 अधिक मतलब इसमें 7 जोड़ देंगे तो उसके पास कितना हो रहा है 37। ये हो गया 37, ये हमारा समीकरण हो गया। क्योंकि परमित को मैंने x माना है और इरफान के पास 5 गुना मतलब परमित से 5 गुना मतलब 5x और 7 अधिक मतलब प्लस 7, तो क्या मिला 37, हो गया समीकरण। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लक्ष्मी की आयु x मान लेंगे। माना कि लक्ष्मी का आयु y है, ठीक है, y चाहे x मान सकते हो। तो क्या हो जाएगा, क्या बोला है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु से 3 गुने से 4 अधिक, तो 3y अब प्लस 4 अधिक तो 4, तो कितना वर्ष 49 हो रहा है, तो हो गया 49 आंसर। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना है, धन 7 है, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। तो देखो ये भी बहुत आसान है। माना विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या हो जाएगा, x मान लिया मैंने। अब ये बोला है कि उसके दोगुना मतलब 2x, धन मतलब प्लस 7 है, कितना मिल रहा है उसको 87, ये हमारा समीकरण हो गया। अब एक लास्ट है, ध्यान से देखना। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है, तो आपको पता है कि प्रत्येक कोण क्या होता है। देखो यहाँ पर समझना ध्यान से, समद्विबाहु मतलब इसका 2 भुजा बराबर होता है, सबको तो पता है। तो ये बोला है कि त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है, मतलब एक आधार कोण का दुगुना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, जो आधार का प्रत्येक कोण है b और शीर्ष कोण को क्या कर लेता हूँ उसका दोगुना मतलब 2x। माना आधार का
आधार का प्रत्येक कोण मैंने मान लिया कि x है, तो इसका शीर्ष कोण क्या होगा? शीर्ष कोण हो जाएगा इसका दुगना ना, तो 2x हो जाएगा। तो चलो, अब जानते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण क्या होता है? दो भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो ये x, दूसरा भी x, और इसका शीर्ष कोण एक भुजा 2x है, और तीनों का जो कितना 180 होता है। तो इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ो तो x 2x 4x बराबर 180। बस आपको इतना ही करना था, हो गया। समझ में आ गया? तो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट होता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।